मैं जहां से भी निकलती हूँ लाइट बंद करती हूँ। जो वीडियो है वो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, लिंक मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है। और जो मेरा एजुकेशनल चैलेंज है उसके ऊपर आपको कोई गेम या कुछ नहीं मिलेगा। उस पर सिर्फ हम लोग जो क्लास होती है ना उसी को भेजते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी लोकेशन की। जो हमारी लोकेशन है, ठीक है, वो लोकेशन आती है नॉर्दर्न। हम इंडिया जो है लाइज करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिटवीन 8.4 नॉर्थ एंड 37.6 नॉर्थ लैटिट्यूड्स और 68.7 एंड 97.25 जो लॉन्गिट्यूड्स है उसके बीच में इंडिया जो है वो लाइज करता है या आता है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। सबसे पहला जो दो इक्वल पार्ट्स में, यानी कि इंडिया यदि हम इससे से बात करें तो वो दो ट्रॉपिकल जोन्स में आ जाता है। एक जो आपका है सबसे पहला जो ट्रॉपिकल बोला, और दूसरा आपका सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल के अंदर जो टेम्परेचर है वो हाई रहता है, और दूसरी चीज जो है सब ट्रॉपिक के अंदर मॉडरेट टेम्परेचर आपको मिलेगा। ठीक। तो यदि हम बॉर्डर लाइन की बात करते हैं तो बॉर्डर लाइन कितनी है हमारी, एक बहुत लंबी है। और हमारे पास में जो दो आइलैंड्स भी हैं साउथ ईस्ट में अंडमान निकोबार के अंदर, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं जो बे ऑफ बंगाल में लाइज करते हैं, और साउथ वेस्ट के अंदर लक्षद्वीप है जो अरेबियन सी के अंदर क्या है लाइज करता है। राइट। उसके साथ यदि हम बात करते हैं इंडिया के लैंड की, तो इंडिया के पास जो टोटल एरिया है दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो पूरे वर्ल्ड का 2.4 एरिया है। ठीक। और इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ लैंड मास। और हमारे पास में जो लैंड बाउंड्रीज है वो 15,200 किलोमीटर्स, और जो हमारी कोस्टल लेंथ है जिसको हम बात करते हैं वो 7,516 किलोमीटर्स है। अब हमारे यहाँ जो नॉर्थन पार्ट है, नॉर्थ वेस्ट जो है, दैट इज कवर्ड विद द हिमालयन माउंटेन्स जिनको यंग फोल्डेड माउंटेन्स भी कहते हैं। जो साउथ of about 22 north latitude, India has a narrow and finally extended toward Indian Ocean. It is divided into two seas. सर हाँ बोल बेटा। सर कुछ सीज का पानी काला क्यों होता है? जो सीज है ना वो गहरे ज्यादा होते हैं बेटा, जिनका काला दिखता है ना पानी वो ज्यादा गहरे होते हैं। ठीक है, यानी उसमें राइट का जो रिफ्लेक्शन है वो वापस नहीं आ पाता। कभी भी आप समुद्र के अंदर भी जाओगे तो उसमें भी सी की जो रेज होती है ना वो नीचे तक जाती है। ठीक है, बट रिफ्लेक्शन कम हो पाता है। और दूसरा जो कलर होता है वो उनके टेम्परेचर से भी इफेक्ट होता है। बात समझ में आ सर गई? सर एक क्वेश्चन था। बोल। सर जहाँ पर वो कुंभ का मेला लगता है हम्म वहां पर कितनी नदियों का वो मिलन मिलन है? देखो, जो इलाहाबाद की हम बात पचनदा। करते हैं, जो हम इलाहाबाद की बात करते हैं वहां पर तीन नदियों का माना जाता है। ठीक है, गंगा। सर हाँ। लेकिन सर मैंने देखा था वो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे आ रहा था कि हाँ। वहां पर जो गंगा और यमुना तो मिलते ही हैं, हाँ। लेकिन जो सरस्वती है ना वो एक हाँ। इमेजिनरी नहीं, रिवर है। इमेजिनरी रिवर रिवर। नहीं, नहीं, वो कोई भी देखो बेटा, अभी बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम प्रूफ नहीं कर पाए, बट ये बात तो फैक्ट है कि जो थर्ड रिवर जो सरस्वती है वो इमेजिनरी नहीं है। वो जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है ना वो वहां फ्लो करती है बेटा, उसके नीचे ब्लॉक करती है। ये अब जो है क्या हो गई,
ये पहले हरियाणा से जाती थी और इलाहाबाद तक मिलती थी। अब ये नदी डिसअपेयर हो गई, यानी कि अंडरग्राउंड हो गई है, इसलिए इसके बारे में ये कहा था, ऐसा नहीं है। और ये नदी आज भी है, और ये नॉर्दर्न प्लेन्स जो है उसके फॉर्मेशन में एक बहुत बड़ा इसने रोल प्ले किया है। आप ये नहीं कह सकते कि वो नहीं है। हाँ, इसलिए दुनिया कहती है कि इमेजनरी है, क्योंकि वहां पर कम लोगों को इसके बारे में नॉलेज है। और जब नासा ने कुछ तस्वीरें ली थी तो उसमें इन रिवर के साथ साथ नीचे एक और रिवर ब्लो करती हुई आई थी। सर हाँ, सर सीस का पानी सॉल्टेड क्यों होता है एज कंपेयर टू रिवर या फिर लेक? क्योंकि बेटा जो कंपोजी, अब देखो उनकी डेप्थ उनका मेन कॉज है। आपको पता है जितना भी सॉल्ट है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर ही है। और यदि आपको इसका एग्जाम्पल करना है, आप किसी जगह पर डेली पानी से पानी डालो तो देखोगे वहां व्हाइट व्हाइट इकट्ठा हो जाएगा। जमीन पे यदि आप प्रेशर से पानी डालते हो व्हाइट कलर का झाग बनता है। वो स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट होता है, और ये जैसे डेप्थ में चलते हैं तो वहां ये सॉल्ट बढ़ता चला जाता है। राइट दीपक, अब बात क्लियर हो गई? यस सर। तो अब दूसरी चीज जो आपने कहा था कि क्यों ये जो भी रिवर है, अब ठीक है हमारे यहाँ पर रिवर्स काफी सारी हैं, और इन रिवर्स को यदि हम देखें तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इनका रहा है हमारे साथ में। चलो आगे बढ़ते हैं अब। ठीक, तो यदि हम अपने लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को देखते हैं, जो हमारा मेन लैंड है वो नियर अबाउट 30 डिग्रीज में है, और एक बहुत बड़ा लैंड है। और आपको पता है जब हम एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में जाते हैं तो 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। कितने का आता है? हेलो, मेरी आवाज आ रही 4 है? मिनट का। 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। और यदि 30 लॉन्गिट्यूड्स में आप जाओ तो कितना आ जाएगा? 30 लॉन्गिट्यूड्स में आप गए तो कितना डिफरेंस आ जाएगा बेटा? 120 मिनट, 120 120 मिनट्स। और यही कॉज है कि जो हमारी कंट्री है उसके अंदर यदि हम अरुणाचल से चलते हैं गुजरात तक तो 2 घंटे का डिस्टेंस आ जाता है बेटा। 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है? ठीक, जिसके कारण जो यदि मान लो दीपक है वो अरुणाचल प्रदेश से चला, उसने कार्तिक को कॉल किया, कार्तिक मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा 10 बजे। अब कार्तिक कौन सा टाइम बताए सोचेगा? हाँ जी कार्तिक, आप कौन सा टाइम सोचोगे? सर 10 बजे का। कौन से 10 बजे का? सर सुबह या फिर रात। सुबह या रात? लेकिन आप अपनी घड़ी देखोगे या कार्तिक अपनी घड़ी देखेगा, दीपक की घड़ी देखेगा? अपनी सर। अपनी देखेगा। और आपकी घड़ी में तो टाइम दूसरा होगा ना, क्योंकि आप अपने 10 बजे सोच रहे होगे। आप जो दीपक अरुणाचल प्रदेश से चला वो थोड़ा ना देखोगे आप। देखोगे वो वाला? नहीं ना। नो सर। तो आप सोचोगे अच्छा दीपक 10 बजे आएगा, चलो मैं 9 बजे निकलूंगा, पता चला दीपक स्टेशन पे खड़ा हुआ है। इसलिए क्या हुआ, हमें एक जरूरत थी एक ऐसे टाइम की, एक ऐसी स्टैंडर्ड मेरिडियन की, जिससे हम ये पता लगा सकें, जिससे कि हम अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज कर सके एक कंट्री के अंदर। इसलिए हमने क्या है, इलाहाबाद के अंदर जो आज का प्रयागराज है वहां पे एक गांव है मिर्जापुर। उस मिर्जापुर से जो है एक जो लॉन्गिट्यूड है वो निकलती है, जो है 82.5 डिग्री। इसको पूरी इंडिया के लिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के तौर पर मेजर कहते हैं, यानी कि जो टाइम मिर्जापुर में होगा वही टाइम हर जगह पर आएगा, मतलब इंडिया में कैलकुलेट होगा। देख रहे हो ये मैप में, देखो जरा इसमें दिख रहा है ये रही। जो टाइम इस लाइन पर होगा वही टाइम
यहां पर भी लिया जाएगा और वही टाइम गुजरात के कच्छ में भी होगा। इतनी बात क्लियर हो गई? यस और नो? यस सर। तो यस सर। इंडिया जो है वो लोकेट करता है इन द सेंटर ऑफ वर्ल्ड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। और आपको पता है कि बहुत लंबे समय तक हम एक ट्रेडिंग हब रहे। हब का मतलब होता है कि एक ऐसी एरिया जहां जो सभी का सेंटर रहता है। जो आदमी चीन से जाना चाहता है अफ्रीका या फिर यूरोप, तो उसे इंडिया तो रुकना पड़ेगा ना बीच में। और यही कॉज था कि हमारे जो ट्रेडिंग लिंक्स थे वो चाइना के साथ भी थे, साउथ ईस्ट अफ्रीका के साथ भी थे, वेस्ट एशिया के साथ भी थे। और यदि कभी पढ़ोगे तो 1991 में जब गल्फ वॉर हुआ तो अमेरिका ने भी इंडिया को कहा था कि भाई वो अपने पोर्ट्स इंडिया अपने पोर्ट्स अमेरिका को प्रोवाइड करे, जिससे कि वो उनको मेंटेन या वहां से वो ऑयलिंग रिफिलिंग कर सके। और द रूट अक्रॉस द इंडियन ओशन कनेक्ट कंट्री ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्री ऑफ ईस्ट एशिया एंड प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। दक्कन पेनिनसुला हेल्प इंडिया। तो इंडिया में क्या करता है, वो हेल्प करता है किस चीज के अंदर, कि जिससे क्या कर सके, क्लोज रिलेशन स्टैब्लिश कर सके वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप और वेस्टर्न को ईस्टर्न की तरफ जो ईस्टर्न एशियन कंट्रीज हैं, फिर चाहे वो थाईलैंड हो, फिर चाहे वो इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो या जापान हो, वो सब का कॉज रहा। और इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसके नाम पर कोई ओशन है। अदरवाइज दुनिया में आप जाइए, किसी ओशन का नाम किसी कंट्री के नाम पर नहीं है। सी का तो नाम हो सकता है पर ओशन का नाम नहीं है। और ये बताता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन सर कोस्ट। हाँ बोल मोहित। सर एक कॉन्टिनेंट का नाम रखा है उसके ऊपर, जैसे अटलांटिका में अटलांटिक ओशन। अटलांटिक? अटलांटिक कौन ओशन। सा? नहीं नहीं, अटलांटिक है वो एक कॉन्टिनेंट के ऊपर है ना, कंट्री के ऊपर तो नहीं है। यस सर। तो मेन बात तो ये है ना। एक मिनट होल्ड कर लो। हेलो, हाँ जी।